और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बड़ी खबर है कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के मामले पर इस वक्त लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। खुद मुख्यमंत्री ये बैठक ले रहे हैं जिसमें कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री के आवास पर यह बैठक हो रही है, उच्च स्तरीय बैठक बताई जा रही है, मुख्तार मामले पर हो रही है यह बेहद अहम बैठक। लखनऊ से इस वक्त की यह बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी जिसको बांदा जेल लाया जा रहा है, लेकिन इस सबके बीच मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, क्या जानकारी बैठक से जुड़ी? देखिए, बिल्कुल गायत्री, मुख्यमंत्री हर घंटे मुख्तार अंसारी को लेकर अपडेट कर रहे हैं। जो वहां से उनका काफिला चला उसको लेकर उन्होंने अपडेट लिया, और दूसरी बात जो बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस थी उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने सुबह भी अपडेट लिया और इस वक्त भी पूछा, क्योंकि जिन जिलों से मुख्तार का काफिला गुजरेगा वहां सुरक्षा का क्या इंतजाम है उसको लेकर भी सीएम ने अपडेट लिया। एसीएस होम, डीजी जेल और यूपी के डीजीपी एसटी अवस्थी सभी से उन्होंने बात की और कहा कि हर घंटे हमें इस पूरे मामले की रिपोर्ट चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई बात होती है तो हमें उससे जरूर अवगत कराएं, और जब तक मुख्तार अंसारी बांदा जेल नहीं पहुंच जाता हर घंटे उन्होंने रिपोर्ट मांगी अपने अफसरों से, और सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है और कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये बात जरूर कही है कि जो अब तक एम्बुलेंस से चल रहा था, उन्होंने जो आरामगाह बना रखा था जेलों को अपने तरीके से यूज कर रहा था, वो आगे से नहीं होना चाहिए। उन्होंने सख्ती भी बरती और सीधे तौर पर जेल के कार्यों से कहा है कि जेल में पूरी सख्ती बरती जाए, किसी प्रकार की जेल मैनुअल का उल्लंघन ना हो। प्राय सुनने को आता है कि जेल में हथियार का उपयोग किया जा रहा, मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा, उन सब चीजों को उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की इस तरह की हरकतें सामने नहीं आनी चाहिए। सीधे तौर पर सुबह भी उन्होंने एसीएस होम से बात की थी, गायत्री डीजी से बात की थी, और एक बार फिर उन्होंने बैठक करके सभी को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में पैनी निगाह रखी जाए। अजीत, लौटते रहेंगे आपसे, अपडेट लेते रहेंगे। तो ये योगी की तरफ से उच्च स्तरीय बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर ये हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। 7 निर्देश हैं, सुबह भी इस तरह के निर्देश दिए गए थे कि मुख्तार जब बांदा जेल पहुंचे तो जैसे एक आम कैदी रहता है ठीक उसी तरीके की सुविधाएं मिलें, किसी तरह की ज्यादा सुविधाएं ना दी जाए जो अब तक मुख्तार अंसारी की तरफ से जेलों में लिए जाने की खबर आती रही है। पंजाब के रोपड़ जेल से गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा आ रही यूपी पुलिस की टीम इस वक्त अंबाला और कुरुक्षेत्र करनाल होते हुए गाजियाबाद की तरफ बढ़ रही है। इस दौरान हरियाणा पुलिस भी इस काफिले को दे रही है सुरक्षा। यूपी पुलिस की टीम में 2 सीओ समेत करीब 100 जवान मौजूद हैं। ये टीम करीब 2 बजे रोपड़ जेल से निकली और इस वक्त यूपी के बांदा की ओर बढ़ते हुए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और साथ ही वो रूट भी आपको दिखा रहे हैं जिस रूट से ये पूरा काफिला आगे बढ़ रहा है। काफिले के बीच में एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी बैठा हुआ है, और इस काफिले के आगे पीछे यूपी पुलिस की मजबूत सुरक्षा घेरा है। पुलिस की टीम रोपड़ से बांदा तक की करीब 900 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इससे पहले जेल में पंजाब पुलिस ने मुख्तार की फोटोग्राफी के बाद उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया। यूपी पुलिस के काफिले के साथ डॉक्टरों की भी एक टीम मौजूद है। तो ये रूट भी हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्तार का रूट मैप, किन किन रास्तों से मुख्तार अंसारी का ये जो काफिला है, जिस काफिले में 100 जवान मौजूद हैं यूपी पुलिस के, और लगातार कड़ी सुरक्षा के घेरे के बीच मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा है। और ये रोड मैप है, ये पूरा रूट मैप है। रोपड़ से निकलते हुए पानीपत, सोनीपत, फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, फिर यमुना एक्सप्रेसवे, और इस तरह से बांदा की तरफ आगे बढ़ते हुए। हालांकि आपको यह भी बता दें कि फिलहाल अभी यूपी की सीमा में एंट्री नहीं हुई है। हरियाणा पुलिस लगातार सुरक्षा को और मजबूती दे रही है, और इस सबके बीच लगातार इस पूरे काफिले को फॉलो करती हुई न्यूज़ 18 की टीम। अब करनाल के जो सीमा में हम लोग जैसे जिस तरह से बकायदा क्रॉस कर रहे हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, जो स्थानीय जिला की पुलिस है, करनाल पुलिस हम लोग के साथ साथ में पीछे काफिले में चलता हुआ। देखिए सामने एम्बुलेंस को देखा जा सकता है, ठीक हम लोगों से 4 गाड़ियाँ आगे। हालांकि यहाँ पर बार बार जो स्थानीय पुलिस जो अधिकारी हैं बकायदा वो मना कर रहे हैं कि आगे नहीं जाना है, और तमाम मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक हम लोगों से चंद दूरी पर ही एम्बुलेंस आगे बढ़ता हुआ, एम्बुलेंस के साथ में त्रिकोणीय लेवल में यूपी पुलिस का काफिला, यानी कि 3 गाड़ियां आगे 3 गाड़ियां पीछे, और बीच में 2 गाड़ियां साथ साथ में चल रही है। एम्बुलेंस के साथ साथ उसके पैरेलल में 2 गाड़ियां चल रही हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है, उसको ध्यान रखा जा रहा है। और जी 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 उस एम्बुलेंस में डॉक्टर भी मौजूद हैं, और उसमें कोई भी हथियारबंद पुलिसकर्मी उस एम्बुलेंस में नहीं बैठा हुआ है,
क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उसको काफ़ी ध्यान में रखा गया है। कोई भी पुलिसकर्मी जो गन के साथ में मुख्तार अंसारी के साथ में नहीं बैठा हुआ है। हालांकि जो एम्बुलेंस के आगे वाला जो सीट है उस सीट पे ड्राइवर के ठीक बगल में वहाँ पर जरूर पुलिसकर्मी बैठा है, लेकिन जिस जगह पे मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है जिस पीछे में, उस जगह पे कोई भी पुलिसकर्मी गन के साथ में नहीं है। तो ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम लगातार इस पूरे काफिले को फॉलो करते हुए 2 सीओ समेत 100 जवान इस काफिले में मौजूद। हरियाणा पुलिस की तरफ से भी लगातार इसको सुरक्षा दी जा रही है। हरियाणा पुलिस भी लगातार इस पूरे काफिले के साथ आगे बढ़ रही है। एम्बुलेंस में मौजूद है मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी की इस एम्बुलेंस के पीछे भी वज्रवाहन है, आगे भी वज्रवाहन है। 10 गाड़ियों का ये पूरा काफिला है और कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी का ये जो मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है। आपको बता दें अभी पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से तकरीबन 80 किलोमीटर पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है और पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे और फिर आगे बढ़ते हुए यूपी की सीमा में दाखिल होगा ये काफिला और फिर बांदा ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल करनाल से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी करनाल में मौजूद है ये पूरा काफिला 10 गाड़ियों का। उधर मुख्यमंत्री भी हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह हाई लेवल मीटिंग चल रही है जिसमें बड़े अधिकारी मौजूद है और ये साफ तौर पर निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से कि भले ही मुख्तार अंसारी अभी तक तमाम जेलों में लेता रहा सुविधा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में जब वो पहुंचेगा तो एक आम कैदी की तरह ही उसको सुविधाएं मिलेंगी, उससे ज्यादा नहीं। तो लगातार मुख्तार अंसारी को लाने के लिए यूपी सरकार मांग कर रही थी, पंजाब सरकार ने मना कर दिया था और यही वजह है कि यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही पंजाब सरकार को सौंपना पड़ा मुख्तार अंसारी को। आज रोपड़ जेल से तकरीबन 2:10 पर यह काफिला निकला मुख्तार अंसारी को लेकर एम्बुलेंस के जरिए और अब आगे बढ़ते हुए करनाल से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पेरीफेरल एक्सप्रेसवे अभी 80 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पानीपत पहुंच चुका है ये काफिला जिसमें मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा है। कड़ा सुरक्षा घेरा है, हरियाणा पुलिस भी इस काफिले में मौजूद है। लेकिन इस सबके बीच ये रूट मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं। रोपड़ जेल से निकलते हुए काफिला पानीपत पहुंच चुका है, लेकिन अभी पानीपत के बाद सोनीपत से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, लेकिन ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे अभी पानीपत से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर यह काफिला आएगा और फिर यूपी की सीमा में दाखिल होगा। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। देखिए ये वही एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है, क्योंकि रोपड़ जेल से जब वो बाहर निकला व्हील चेयर पर था, उसने इच्छा जाहिर की कि वो लेटकर एम्बुलेंस में जाएगा और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए अब उसको ले जाया जा रहा है। लेकिन एक कड़ा सुरक्षा घेरा है और उस सब के बीच मुख्तार अंसारी को बांदा जेल ले जाया जा रहा है। यानी अब बांदा का कैदी हो गया मुख्तार अंसारी। पहले पंजाब में रोपड़ जेल में बंद था, 27 महीने तक रोपड़ जेल में बंद रहा। उसके बाद यूपी सरकार लगातार कोशिश करती रही कि मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार सौंप दे, लेकिन जब पंजाब सरकार ने मना कर दिया, हवाला दिया मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य का, उसके बाद कोर्ट का दरवाजा यूपी सरकार ने खटखटाया। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हुई, लेकिन आखिरकार यूपी प्रशासन कामयाब रहा और अब फाइनली आखिरकार मुख्तार अंसारी की कस्टडी यूपी पुलिस को मिल चुकी है। यूपी पुलिस एक कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को ले जाते हुए करनाल पहुंच चुका है ये काफिला और उसके बाद करनाल के बाद आपको बता दें पानीपत पहुंच चुका है ये काफिला, फिर सोनीपत से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और फिर उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे और फिर दाखिल होगा उत्तर प्रदेश में ये काफिला जिसमें मुख्तार अंसारी गैंगस्टर, हत्या का मामला दर्ज, हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी, साजिश, गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज है, इसके अलावा भी कई और मामले दर्ज है, लिहाजा कस्टडी यूपी पुलिस को दे दी जाए पंजाब पुलिस की तरफ से। हमारे सहयोगी शंकर आनंद जो इस पूरे काफिले को लगातार फॉलो कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, कहां तक पहुंचा अभी ये काफिला? देखिए हम लोग थोड़ी देर के बाद जो करनाल से हम लोग क्रॉस कर जाएंगे और तकरीबन 40 किलोमीटर के बाद गाजियाबाद की ओर जाने वाला जो मार्ग है उस मार्ग पे हम लोग आ जाएंगे। यानी कि हरियाणा का जो सीमा है उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो सीमा है उस सीमा में आ जाएंगे। इस वक्त मैं आपको दिखाने जाएंगे मेरे ठीक साथ में देखिए जो ब्रज वाहन, उसको मैं दिखाना चाहूँगा। ठीक हमारे पीछे ब्रज वाहन जो बांदा पुलिस का, वो साथ में चलता हुआ। और जिस तरह से अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में लेटा हुआ है। ठीक हमसे 4 गाड़ी आगे जो है बकायदा वो देखा जा सकता है। मुख्तार अंसारी
वो एम्बुलेंस पे लेटा हुआ है और बाकायदा तमाम जो बांदा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है बाकायदा सुरक्षा मानकों के साथ में और आसपास में त्रिकोणीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ में पूरा काफिला को लेकर चलता हुआ तमाम जो गाड़ियां जो हैं सुरक्षा व्यवस्था में वो तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। और यहाँ पे कोशिश की जा रही है, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कि कोई दूसरी गाड़ियां उस काफिले के बीच में ना आए। यहाँ तक कि जो मीडिया की गाड़ियां हैं उसको भी बीच में आने से रोका जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में सुरक्षित पहुंचाने के लिए तमाम जो प्रावधान किए जा रहे हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है जितना जल्द से जल्द बाकायदा पहुंचाया जाए। हालांकि इस बीच में कुछ शॉर्टकट रास्ते का भी प्रयोग किया गया और पिछले 3 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस जो है लगातार इन रास्तों का मुआयना कर रही थी और शायद इसी का एक अच्छा फायदा देखने को मिला कि कहीं भी ट्रैफिक में आज ये मुख्तार अंसारी और पूरा जो काफिला है उत्तर प्रदेश पुलिस का वो आज कहीं भी इस ट्रैफिक में नहीं फंसा और शायद इसी का तकाजा। देखिए बांदा पुलिस की जो ब्रज वाहन है वो अब निकलते हुए आगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा जो काफिला है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में आगे बढ़ता हुआ और कोशिश की जा रही है कि जितना जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के सीमा में प्रवेश करे उसके बाद ही गाड़ी रुकेगी, क्योंकि अभी तक तकरीबन हम लोग 4 घंटा हो चुका है और अभी तक हम लोग कहीं से भी इस रास्ते में बाकायदा सुबह से अगर बात किया जाए तो 2 बजे हम लोग ठीक वहाँ से हम लोग प्रस्थान किए थे रोपड़ जेल से और इस वक्त में 5:10 हुए हैं। तो इस बीच में कहीं भी काफिला को रोका नहीं गया है और जब गाजियाबाद के अंदर सीमा हम लोग प्रवेश करेंगे उसके बाद हो सकता है कि कहीं पर रोक करके 5-10 मिनट के लिए वक्त लिया जा सकता है। जी। यानी शंकर आनंद बता रहे हैं कि 2:10 पर जब ये पूरा काफिला आगे बढ़ा उसके बाद से अभी तक रुका नहीं, यानी पूरी तैयारी पहले से की गई थी कि कहीं पर काफिला ना रुके, इसलिए रास्ते को पूरी तरीके से खोला गया था। शंकर आनंद आप बता रहे हैं कि अभी हरियाणा सीमा और जिससे सटेगी उत्तर प्रदेश की सीमा 40 किलोमीटर तक का अभी जो पूरा रास्ता है वो बचा हुआ है। अभी जरा बताइए करनाल में किस जगह पर ये काफिला पहुंचा है और उत्तर प्रदेश में किस रूट को लिया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? ठीक अब तकरीबन 25 किलोमीटर के बाद मुरथल आ जाएगा। मुरथल के बाद जो 10 किलोमीटर का जो बाद का रास्ता है, मुरथल के 10 किलोमीटर के बाद तो वहां से गाजियाबाद जाने की ओर जो रास्ता है वो स्टार्ट हो जाएगा, वो रास्ता वो प्रारंभ हो जाएगा। और इस मामले में देखिए यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा लेफ्ट साइड रोहतक NH8 वाला जो रास्ता है बाकायदा ये आप रास्ता देखा जा सकता है। जो गाजियाबाद वाला जो रास्ता है वो तकरीबन 25 किलोमीटर का फासला और कहा जा सकता है 25 से 30 किलोमीटर का फासला, उसके बाद गाजियाबाद। अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद आपको एक फ्लाईओवर अभी देखने को मिलेगा और उस फ्लाईओवर से आपको वहाँ से जो मैप जो है वो देखा जा सकता है कि ये रोहतक की ओर राइट मुड़ने पर और सीधा दिल्ली का रास्ता NH8 फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रास्ता है कि हम लोग किस ओर हम लोग जा रहे हैं। तो ये हम लोग सीधे दिल्ली की ओर अभी जा रहे हैं और वही मार्ग जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे कि मुरथल क्रॉस करने के बाद जो 10 किलोमीटर आगे और बढ़ने पर उसके बाद गाजियाबाद की ओर जाने का एक रास्ता वहां से प्रारंभ होता है और उसी मार्ग को लेते हुए गाजियाबाद होते हुए ये काफिला जो है उत्तर प्रदेश के बांदा तक पहुंचेंगे। ठीक है, आप फॉलो कीजिए शंकर आनंद, हम लौटते रहेंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो शंकर आनंद बड़ी जानकारी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी करनाल में आगे बढ़ते हुए रोहतक की तरफ आगे बढ़ते हुए तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता मुरथल से आगे 10 किलोमीटर और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में ये काफिला एंटर कर जाएगा और फिर बांदा की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन अभी कई घंटों का सफर बाकी है, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है यूपी पुलिस की तरफ से और यही वो एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी मौजूद है। इस बीच मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने अपने भाई की सुरक्षा को लेकर उठाए हैं सवाल और साथ ही मांग की है कि उन्हें जेल लाने तक और बाद में जेल के भीतर भी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। बयानों को देखते हुए जो राजनीतिक दलों के बयान आए, नेताओं के बयान आए, जो याचिका दाखिल की गई है सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, क्योंकि विचाराधीन कैदी हैं तो कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, वो कोर्ट के ऊपर डाला गया है परिवार की तरफ से एक डर, एक खतरा है। जी हाँ, वैसे तो किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा दायित्व है राज्य सरकार का, लेकिन जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में हो तो ये जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है।
जुडिशरी सिस्टम की भी और सरकार की भी। अब इनका मामला 4 गुना जिम्मेदारी बढ़ गई, इसलिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया है एक स्टेट की सरकार ने, और तब सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश किया है। अब उस आदेश की आड़ में आप अगर उनकी षड्यंत्र करके हत्या करना चाहते हैं और ये दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। कई बड़बोले लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो हम देखते हैं इस निगाह से कि वो मुख्तार के डेथ वारंट पे दस्तखत हो गई। तो ये सब बड़बोलापन, घबराहट लोगों में, और उसकी वजह पीछे 5 बार मुख्तार पे आक्रमण हो चुके हैं। तो 5 बार आक्रमण हुए, उन गुनाहगारों को सजा नहीं मिली, उनके खिलाफ मुकदमे विचाराधीन है उसी MP MLA स्पेशल कोर्ट इलाहाबाद में। वो हैं ब्रजेश सिंह जो भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं और चहेते हैं इस सरकार के, और उनको बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। तो अब मुख्तार आएंगे तो गवाही भी होगी। जिस घटना में उनको गवाही देनी है उसमें ब्रजेश सिंह मुख्य अभियुक्त है। उस घटना में 3 लोग मरे थे, 9 लोग इंजर्ड विटनेस हैं जो जीवित है, जो गवाही करेंगे। तो वो डर सता रहा, इसलिए षड्यंत्र रचा जा रहा। बंगाल विधानसभा चुनावों में तीसरे चरण की वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने कूच बिहार बंगाल सरकार पर जमकर कूच बिहार में निशाना साधा। भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दों को हवा देते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से दावा किया कि आने वाली 2 मई को बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई तय है। बंगाल में बीजेपी का जय घोष। भारत माता की। कूच बिहार रैली में पीएम की दहाड़। बीते 2 चरणों के मतदान में दीदी का जाना तय हो चुका है। ममता बनर्जी पर सियासी प्रहार। 10 साल तक आपके तोलाबाज बंगाल लूटते रहे। विधानसभा चुनावों पर बड़ा दावा। दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है। बंगाल से टीएमसी की विदाई तय। और मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। कूच बिहार से आई ये तस्वीरें पीएम मोदी के उस भव्य प्रचार अभियान की हैं जिसने ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ा रखी है। बंगाल विधानसभा चुनाव में जंग अब चौथे पड़ाव तक पहुंच रही है, लिहाजा पीएम मोदी ने ममता सरकार के खिलाफ एक के बाद एक कई प्रहार किए। एक बड़ा मंच लगा दिया था टीएमसी वालों ने ताकि मोदी की सभा छोटी हो। ये जो मंच बना है ये पतन का स्मारक है। पीएम मोदी ने बेहद चुटीले अंदाज में ममता बनर्जी के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसे ममता बनर्जी की जुबान में बीजेपी के लिए इस वक्त सुना जा रहा है। मैंने सुना कि दीदी इन दिनों एक सवाल पूछ रही है। आपने भी सुना होगा, दीदी एक सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी भगवान है जो उसे पता चल गया है कि पहले 2 चरणों में बीजेपी की बड़ी जीत मिल रही है। ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के हाव भाव और उनकी चुनावी भाषा पर भी तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी का चेहरा ही बता रहा है कि चुनाव में उनकी पार्टी की क्या दशा होने वाली है। चुनाव नतीजों का पता कैसे चलता है, अनुमान कैसे लगता है?
एक तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है। पीएम मोदी ने नंदीग्राम पोलिंग डे का जिक्र करते हुए कहा कि उसी दौरान ये तय हो गया था कि ममता बनर्जी चुनाव हारने वाली हैं। पोलिंग चल रहा था, नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में जो खेला किया, जो बातें कही, उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है। पीएम मोदी ने दावा किया कि मुस्लिम मतदाताओं से एकजुट होकर वोटिंग की अपील करना ही ये बताता है कि ममता बनर्जी के हाथों से उनका पारंपरिक वोट बैंक ही छिटक चुका है। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान ममता बनर्जी के फुटबॉल प्रेम का जिक्र करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने खुद ही अपने पाले में सेल्फ गोल कर लिया है। दीदी, लोग कहते हैं कि आप फुटबॉल बहुत खेलती हैं। दीदी, हमने सुना है फुटबॉल में एक होता है ओन गोल। आप चुनाव के मैदान में सेल्फ गोल कर चुकी है। आपने खुद ही अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली है। भाइयों बहनों, टीचरों की भर्ती हो या फिर लोगों के काम, आपने सिर्फ तुष्टीकरण किया। बंगाल के सामान्य लोगों को, बंगाल के नौजवानों, यहां के किसानों को आपने अपने हाल पर छोड़ दिया। 10 साल तक आपके तोलाबाज बंगाल लूटते रहे। चुनाव आयोग से शिकायत के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि अगर बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट होकर वोट करने की अपील की होती तो चुनाव आयोग के कई नोटिस अभी तक पार्टी के पास आ गए होते। आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोच लिए होते। दीदी, मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं। कटमनी टेप कांड का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के 10 साल के कार्यकाल पर जोरदार हमला किया। साथ ही एक बार फिर यह दावा किया कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार के भाव से कितनी परेशानी हो रही है, एक कुछ बिहार से बेहतर कौन समझ सकता है।
यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। बंगाल में डबल इंजन की सरकार के अभाव से कितनी परेशानी हो रही है, एक कुछ बिहार से बेहतर कौन समझ सकता है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। बंगाल में अभी बेहद अहम दौर की वोटिंग होनी है। यही वजह है कि आखिरी दौर की वोटिंग तक सियासी वार पलटवार का दौर जारी रहेगा। लेकिन तय तो जनता को ही करना है कि कौन बंगाल की सत्ता पर इस बार काबिज होने वाला है। उधर बंगाल के हावड़ा में हुई एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पिछले दिनों सामने आए ऑडियो टेप का जिक्र करते हुए टीएमसी को निशाने पर लिया और ये कहा कि भाईपो सर्विस टैक्स ने बंगाल की जनता को बेहाल कर दिया है। साथियों, तृणमूल के सिंडिकेट का आंखों देखा हाल बताने वाला एक टैप पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यू टाउन से कैसे कंस्ट्रक्शन का सिंडिकेट विकसित हुआ, कैसे हावड़ा सहित पश्चिम बंगाल के अनेक शहरों को भाईपो सर्विस टैक्स ने बेहाल कर दिया, ये पूरे देश ने सुना है। हालात ये है कि सड़कें पानी से भरी रहती है और घरों में पानी आता नहीं है। और अब बात कोरोना की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों की लापरवाही को कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों की सबसे बड़ी वजह बताया है। उन्होंने कहा कि नियमों को सख्ती से माने बिना कोरोना के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही कोरोना पर लगाम लगाने के लिए काफी नहीं है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। सर, जो सेकेंड वेव है, इस बार सेकेंड वेव में पिछली वेव के मुकाबले हमने 1 लाख आंकड़ा पार कर लिया है। ये बढ़ते हुए मामले, इन पर रोक कैसे लगेगी? नहीं, देखिए, रोक तो बढ़े भी लोगों के वजह से हैं, यानी लोगों की लापरवाही की वजह से, लोगों के कैजुअल एटीट्यूड की वजह से, लोगों के मन में शायद कोविड का खौफ ख़त्म हो गया है। लोगों को शायद ये गलतफहमी हो गई है कि अब वैक्सीन आ गई है तो अब हमको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन और दिल्ली सरकार ने आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत की है। क्या ये कदम कारगर हैं? देखिए, बात यह है कि लॉकडाउन वगैरह ये सब हम लोगों ने जब समय ज़रूरत थी इन सबको किया है और सारे देश ने सब चीज़ें, उसके कारण जो हमें फ़ायदा हुआ वो भी हमने देखा है और उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां होती हैं लोगों को, वो भी सब लोगों ने देखा है। तो अभी लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी अपनी जो अनुभव के आधार पर अपनी अपनी लोकल परिस्थितियों के हिसाब से कुछ फैसले कर रही हैं कड़ाई से, जो नियम है उनका पालन कराने के लिए। अब वो उनका अपना डिस्क्रिशन है, उनका अपना सोच है। मोटे तौर पर तो हम लोग सारे देश को साल भर गाइडलाइंस देते रहे हैं और हमारे साथ साथ होम मिनिस्ट्री भी देती रही है, अभी भी लगातार दे रहे हैं।